हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। यार आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके में बताने वाला हूं कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाए तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, कैसे वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो पैसे ट्रांसफ़र करने के आज की डेट में बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल NEFT है, RTGS है, बैंक ट्रांसफ़र है, UPI है। लेकिन फिर भी चेक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ मनी ट्रांसफ़र माना जाता है और जब भी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको चेक के थ्रू ही ट्रांसफ़र करते हैं। अगर जब भी हम चेक किसी को दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, कुछ बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला जो चेक है वो रिटर्न होना चाहिए या फिर प्रिंटेड होना चाहिए। ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए किसी को। दूसरा, जो उस पर डेट मेंशन्ड है वो क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, जो उस पर सिग्नेचर करे हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जो वर्ड्स और अमाउंट में फिगर्स है वो बिल्कुल ठीक तरीके से भरी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी चेक फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए या कोई भी और डैमेज चेक को नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चेक को विद इन 3 मंथ्स ही आपको बैंक में प्रेजेंट करना होता है। अगर आपने चेक की डेट के 3 मंथ्स के बाद बैंक में उसको दिया तो वो बाउंस हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि आपने चेक बैंक में डाल दिया, लेकिन चेक बाउंस होने के बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो डेट थी वो गलत तरीके से लिखी गई थी, या जो डेट थी उसको 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो चेक वैलिड नहीं माना जाएगा, या जो चेक पे जो सिग्नेचर थे वो मैच नहीं कर रहे हैं, या इनकंसिस्टेंसी है वर्ड्स के अंदर और अमाउंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स के अंदर तो आपने 40,000 लिख दिया लेकिन अमाउंट के अंदर आपने सिर्फ 4,000 रुपीज़ लिखा, तो तब भी चेक बाउंस हो जाएगा। या ओवर राइटिंग करी हुई है, या कोई भी कटिंग करी हुई है, या कोई भी चीज़ है, तो इन सब चीज़ों पर चेक बाउंस हो सकता है। लेकिन जो सबसे मेजर इशू है जिसपे चेक बाउंस हो जाता है वो होता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, यानी कि जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और चेक रिटर्न हो गया। तो अब मान लेते हैं कि चेक रिटर्न हो गया, तो अब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर चेक इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से रिजेक्ट हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है, जिसको हम बाउंस होना भी कहते हैं, तो उसको एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। किसके अंदर? सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इसके अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एंड क्रिमिनल ऑफेंस के अलावा इसके अंदर एक सिविल केस भी फाइल हो सकता है, यानी कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो सामने वाली पार्टी के ऊपर एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकता है। इसके अलावा एक सिविल केस भी फाइल कर सकता है। सिविल केस किसमें? ऑर्डर 37 ऑफ द CPC के अंदर ये सिविल केस फाइल हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केस के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो क्या होता है कि आपको बैंक से एक मेमो मिलता है जिसमें ग्राउंड मेंशन्ड होता है कि किस रीजन की वजह से चेक बाउंस हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर उसके अंदर लिखा था इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है? विद इन 30 डेज जिसने आपको चेक दिया है उसको आपको एक नोटिस भेजना होता है, और नोटिस के अंदर आपको उसको इन्फॉर्म करना होता है कि जो उसने चेक दिया था वो बाउंस हो गया, और उसके सारे रीजंस आपको बताने होते हैं। अब इस नोटिस देने का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। आप किसी भी तरीके से नोटिस दे सकते हो, लेकिन केयरफुली इसको ड्राफ्ट करना चाहिए। एक सैंपल नोटिस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया है, वो भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या आप किसी वकील या एडवोकेट के थ्रू भी ये नोटिस करवा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार होता है कि 1 महीने तक भी पर्सन को ये ध्यान में नहीं रहता कि हाँ यार चेक बाउंस हो गया, अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं 1 महीना सरपास हो गया, तो आपके पास जो चेक है उसको आप दोबारा बैंक में प्रेजेंट करके दोबारा बाउंस करवा सकते हो, और फिर आपको 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा। अब जब आपने नोटिस दिया तो नोटिस में सामने वाले के पास 15 दिन का टाइम होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो चेक बाउंस हुआ है उसको अपने पैसे आपको वापस करने हैं। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसे आपको वापस कर देता है तो कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो जाता है, कोई केस आगे नहीं होगा। लेकिन मान लो वो 15 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस नहीं करता, तो आपके पास 30 डेज का टाइम है टोटल, जिसके अंदर आपको क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी होगी कोर्ट के अंदर। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर इसका केस लगता है। और अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि इसका केस कहां लगता है, तो सिंपली बहुत ईजी है कि जहां भी आपका बैंक है वहां आप अपना केस फाइल कर सकते हो। पहले कंफ्यूजन होती थी कि जिसने चेक दिया है उस स्टेट में जाके आपको केस फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे आपका बैंक सिचुएटेड है उसकी जुरिस्डिक्शन में आप केस फाइल कर सकते हो। एंड केस फाइल करने के लिए आपको बहुत केयरफुली अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी चाहिए। इसके लिए आप चाहो तो किसी एडवोकेट या किसी वकील की भी हेल्प ले सकते हो, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जाते हैं, बहुत केयरफुली सारे फैक्ट्स मेंशन करने पड़ते हैं।
कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करना पड़ता है। कोई भी अगर गलती हुई तो आपका केस वीक पड़ जाएगा, तो इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। एक सैंपल कंप्लेंट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दी हुई है, उसको भी आप चेक कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कंप्लेंट ड्राफ्ट कर सकते हो और मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर लगा सकते हो। अगर अब फ्रेंड्स मैं बात करूं कि इसमें खर्चा कितना आता है, तो इसमें दो तरीके के खर्चे हैं। सबसे पहला तो कोर्ट फी। अब जो कोर्ट फी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में ज्यादा है, दिल्ली में कम है और जगहों पे कम है, तो जो भी कोर्ट फी होगी, अब कोर्ट फी डिपेंड करता है कि कितना आपका अमाउंट है। जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतनी ज्यादा कोर्ट फीस होती जाएगी, जितना कम अमाउंट होगा उतनी कम कोर्ट फीस होती जाएगी। एंड अगर उसके बाद मैं बात करूं कि वकील या एडवोकेट कितने पैसे लेंगे, वो भी डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, आपका केस सब कुछ टाइम के अंदर है या केस का अमाउंट कितना है। जितना ज्यादा अमाउंट होता जाएगा, जितना ज्यादा बड़ा वकील होता जाएगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस वकील होता जाएगा, उतने ही ज्यादा वो पैसे लेगा और वाइस वर्सा। तो फ्रेंड्स अब मान लेते हैं आपने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब आपने कंप्लेंट फाइल कर दी तो एक्यूज को समन किया जाएगा, फिर कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग्स होगी। एंड फ्रेंड्स अगर आप केस जीत जाते हो तो जो केस हारता है उसको 2 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है एंड 2 टाइम्स उसको फाइन पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए का चेक था तो 2 लाख रुपए तक उसको कॉम्पनसेशन आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आपके खर्चे हुए हैं, फॉर एग्जांपल चेक बाउंस होने के जो खर्चे हैं, वकील का जो खर्चा हुआ है या कोर्ट के अंदर जो खर्चा हुआ है, इसके अलावा इंटरेस्ट, ये सारी चीजें भी आपको कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसीजर जो कि आपको चेक बाउंस के केस में फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज चेक बाउंस के केस में एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो है टाइमलाइन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। विद इन 30 डेज आप सामने वाले को नोटिस भेजो, 15 दिन का टाइम दो, एंड वो रिप्लाई नहीं देता तो विद इन 30 डेज आप केस फाइल कर दो। प्लीज इस टाइमलाइन को ब्रीच मत करना। सैंपल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। फ्यूचर में मैं ऐसी वीडियोज और भी बनाता रहूंगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। सी यू, गुड बाय।